भाइयों गुड इवनिंग। सो आई होप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, राइट? ओके। तो ऑलरेडी वैसे अनाउंस हम लोग कर चुके हैं पब्लिकली। ये सेशन जो प्लान किया गया है अबाउट द गिट सर्वर, इंडस्ट्री में आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा, राइट? बट जब भी हम गिट की बात करते हैं, वैसे गिट एक बीसीएस टूल में कैटेगरी में आता है। मैं अभी इसके बारे में टेक्निकल बात करूंगा आपसे अभी, राइट? और गिट का वैसे स्किल सेट डेवऑप्स में आता है। आई होप सबने सुना होगा। डेवऑप्स एक प्रोफाइल का नाम है, राइट? और उस प्रोफाइल में वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक टूल होता है जो इंडस्ट्री में डिमांड करते हैं हम लोग, राइट ना? आई मीन डेवऑप्स की प्रोफाइल में एक स्किल सेट आपसे मांगा जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बीसीएस टूल। बीसीएस के मार्केट में फ्लेवर्स आते रहते हैं, गिट है, एसबीएन है, और भी आते हैं फ्लेवर्स। बट ये जो सेशन प्लान हुआ है ना, ये गिट के बारे में हुआ है। इसके बाद आप किसी भी बीसीएस पे काम कर सकते हो, जैसे एसबीएन पे काम करना है, या और भी आते हैं फ्लेवर्स। कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली सबका सेम वर्किंग रहता है, राइट? 5 to 6 सेशन का कमिटमेंट हुआ है जो मैं इसमें डिलीवर करूंगा पूरा एंड टू एंड, राइट? लेकिन आज के सेशन में थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर कुछ बिगिनर्स को ये डाउट है कि डेवऑप्स की प्रोफाइल में गिट क्यों आता है, राइट? और थोड़ा सा मुझे पहले आपको 10 मिनट के अंदर ना एक डेवऑप्स का एक इंट्रोडक्शन देना है बस। उसके बाद मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाऊंगा फाइनली, ठीक है, राइट? तो अभी फाइनली मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और बोलना स्टार्ट करता हूँ। डेवऑप्स के बारे में अभी ज्यादा नहीं, बट एटलीस्ट इतना बोल पा रहा हूँ मैं अभी कि जितने बिगनर्स हैं उनको बस एक बात माइंड में सेट कर लेना है कि आईटी में क्या रहता है, प्रोफाइल्स रहती हैं, वर्चुअलाइजेशन एडमिन, सिस्टम एडमिन, राइट, क्लाउड इंजीनियर। तो इसी तरीके से सिमिलरली अभी 2 इयर्स बैक की बात करूं मैं तो 2 इयर्स बैक एक प्रोफाइल अनाउंस हुई मार्केट में, इसका नाम है डेवऑप्स, राइट? डेवऑप्स का मतलब अभी भी हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट करना ये हमारे स्किल्स में होना चाहिए, ओके? इसमें 2 वर्ड साइलेंट है वैसे तो, एक डेव एक प्लस ऑप्स है, लेकिन डेवलपमेंट करना आज भी हमारा प्रोफाइल में नहीं है। डेवलपमेंट के साथ में होने वाला ऑपरेशन, एक सॉफ्टवेयर को एक आईटी कंपनी चलाने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट देना, ये अपना अपना प्रोफाइल है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डेवऑप्स। तो डेवलपमेंट करना ये प्रोफाइल का पार्ट आज भी नहीं है, ठीक है? ऑपरेशन में आपका काम होता है इन डेवऑप्स। डेवऑप्स की प्रोफाइल पे आने के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि यूजर सब कम से कम पहले तो सिस्टम एडमिन होना चाहिए, राइट? जब तक एक ओएस की आपको नॉलेज नहीं है, इस प्रोफाइल पर थोड़ा सा फाइट रहता है हमेशा, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करने वाले हैं इन ऑपरेशन लाइफ, वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल, CI/CD, कंटेनर्स, ऑर्केस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग, तो कहीं ना कहीं उनका जो अंडरलाइन ओएस है ना, पहले एक ओएस का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इंडस्ट्री में लिनक्स सिस्टम पे ज्यादा काम करते हैं आज के टाइम पर, तो मेरा ये हमेशा बोलना होता है आप लोगों से कि एटलीस्ट लिनक्स का आपको बेसिक पहले नॉलेज होना चाहिए इस प्रोफाइल पे आने के लिए, राइट? उसके बाद अगर क्लाउड का बेसिक नॉलेज आपको होता है इस प्रोफाइल पे आने से पहले, तो ये बेस्ट रहता है, क्योंकि आज के टाइम पे आपको मालूम होगा जितनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ना, सब क्लाउड बेस्ड हैं। डेवऑप्स की प्रोफाइल में जो जो टूल्स हम यूज करते हैं, बट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 90% आज के टाइम पर क्या हो चुका है, क्लाउड बेस्ड हो चुका है। ऑन प्रीमिसेस कंपनी कम काम करती है, उसमें कॉस्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वो एक अलग ट्रैक है पूरा बात करने का। लेकिन ऐसा मानो कि डेवऑप्स की प्रोफाइल में आज के टाइम पर जितनी हायरिंग होती है ना, उसमें कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बेसिक होती है पहले, जिसमें आप कोई भी क्लाउड पढ़ सकते हो। अमेजन क्लाउड हो गया या अजोर क्लाउड हो गया, जो आज के टाइम पर थोड़ा क्या है, दोनों में कंपटीशन है। गूगल भी अभी ग्रो कर रहा है मार्केट में, लेकिन अजोर और अमेजन AWS का मार्केट वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। उसके बाद जो स्किल सेट स्टार्ट होते हैं वो है डेवऑप्स। आईटी कंपनी में रन करने के लिए, एक आईटी कंपनी में ये वो टेक्नोलॉजी जो होती हैं जो हमें कम से कम अडेप्ट करनी पड़ती हैं, और इन टेक्नोलॉजी को जो मैन पावर यूज करती है, जो मैन पावर इनको चलाती है ना, उस प्रोफाइल का नाम दिया गया क्या, डेवऑप्स इंजीनियर, राइट? ऑपरेशन में होने वाला कोई भी काम जो टीम परफॉर्म करेगी एंड टू एंड, उसका नाम दिया गया डेवऑप्स इंजीनियर। क्लियर? तो एटलीस्ट इस प्रोफाइल पे आने के लिए
पहला स्किल सेट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफाइल के अंदर, उसका नाम है BCS। डेवऑप्स की स्टार्टिंग, डेवऑप्स का स्किल सेट यहीं से स्टार्ट होता है। और ये जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है ना कहीं इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग BCS के बारे में पढ़ेंगे ओनली अभी। फिर बाद में अगर प्लान हुआ तो जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ट्रेनिंग प्लान करूंगा, ठीक है। BCS को क्या है, अभी इसी का टॉपिक आगे आने वाला है, तो बस अभी मैं सिर्फ टूल का नाम लिख दे रहा हूँ कि BCS टूल आपको एटलीस्ट आना चाहिए प्रोफाइल पे आने के लिए। उसके बाद डिमांड आती है किसकी, CI/CD। ये भी एक अपने आप में एक टूल है इंडस्ट्री का, जो सॉफ्टवेयर टीम इसको यूज करती है कोड लेवल के ऊपर। क्या करता है एक्चुअल में, ये तो एक अलग फाइट है, बट अभी आप ऐसा मानो कि डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए एक कोई CI/CD टूल इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए। जैसे यू वांट टू नो नेम कि कौन सा टूल आप रिकमेंड करते हो, तो काफी पॉपुलर टूल है, सुना भी आप लोगों को होगा, जिसका नाम है जेनकिंस। जब बात करते हैं BCS के बारे में, तो BCS के लिए इंडस्ट्री में कंपटीशन तो काफी है, लेकिन अभी गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, राइट। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन रहती है बिल्ड मैनेजमेंट टूल, या इसी को बोल देते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड मैनेजमेंट टूल। इस प्रोफाइल पे आने के लिए एटलीस्ट जैसे नेम आपने सुने भी होंगे कभी, जैसे मेवन, ग्रेडल, आंट, ये कुछ सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टूल्स होते हैं। कोई जावा का सॉफ्टवेयर है, कोई मेरा .NET का सॉफ्टवेयर है, कोई एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, तो उनकी टेस्टिंग वगैरह जो होती हैं वो हम लोग इनके थ्रू हेल्प से करते हैं, राइट। हाँ, इनका रिलेशन कहीं ना कहीं जेनकिंस में रहता है। आई मीन जेनकिंस जब पढ़ते हो आप लोग, तो जेनकिंस में आपको बिल्ड मैनेजमेंट टूल को इंटीग्रेट करना, उनका यूज केस क्या है, पढ़ाया जाता है आपको बेसिकली। इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है। जब हम जेनकिंस पढ़ने जाते हैं ना, तो जेनकिंस की स्किल्स में क्या होता है, मेवन ग्रेडल को हमें बाइंड अप करना पड़ता है, राइट। फोर्थ एक्सपेक्टेशन जो आज के टाइम पर आई थिंक सबको मालूम होगा, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी अनाउंस हुई मार्केट में, जिसका नाम है कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। आज के टाइम पर जितने भी वेब सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर्स हैं, वो कंटेनराइज्ड हो चुके हैं। कंपनी वर्चुअल मशीन से हट के अपने वर्कलोड को दे आर पुटिंग इनसाइड द कंटेनर। डॉकर, आपने एक कम्युनिटी का नाम सुना होगा, सो दे अनाउंस कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो एक कंटेनर टेक्नोलॉजी आपका मीनिंग आपको पहले मालूम होना चाहिए, ओके। उसके बाद कंटेनर्स टेक्नोलॉजी जब चलती है इंडस्ट्री में, तो उसके साथ में हमें एक टूल यूज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल। क्या? ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल। काफी पॉपुलरिटी है आज के टाइम पर, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इसको अडॉप्ट कर चुकी है, जिसका नाम क्या है, क्यूबरनेटी। क्यूबरनेटी सेपरेट इंडस्ट्री में रन नहीं होता, इसका यूज केस कंटेनर्स के साथ में आता है। कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी को मैनेज कराने के लिए उसकी हाई अवेलेबिलिटी वगैरह जो बात करते हैं हम लोग, तो वो क्यूबरनेटी से हो रही है मैनेज। तो दोनों कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं, राइट। जो फिफ्थ नंबर का स्किल सेट है इन डेवऑप्स, कंपलसरी आपको आना चाहिए आज के टाइम पर ऑपरेशन सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेनिंग मैंने डिलीवर किया था ऑन कॉन्फ़िगरेशन टूल, वो भी डेवऑप्स की प्रोफाइल का पार्ट था, जिसमें एनसीबल आज के टाइम पर पॉपुलर ज्यादा हो गया है, राइट। और भी टूल्स आते हैं, पपेट सेफ है, बट उनका मार्केट वैल्यू उतना नहीं है अभी जितना एनसीबल का है। तो हाईली जो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, इन कॉन्फ़िगरेशन टूल एनसीबल आपको आना चाहिए। उसके बाद जब बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग में जनरली दो मॉनिटरिंग टूल एटलीस्ट आपको आने चाहिए। वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और सेकंड इज द एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। बहुत टूल मार्केट में अवेलेबल हैं, बट जनरली मैं बिगिनर्स से हमेशा बोलता हूँ कि या तो आप नेगियोस पढ़ सकते हो, या एक नेगियोस से भी स्मार्ट टूल अभी मार्केट में अनाउंस हुआ है, जेविक्स। जेविक्स में दोनों अंडरस्टैंडिंग होती है वैसे, एप्लीकेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। तो आज के टाइम पर नेगियोस का मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो गया है कंपेयर टू जेविक्स, राइट। तो ये मेजर एक्सपेक्टेशन है इस प्रोफाइल पे आने के लिए। बाकी तो और भी डिमांडें आ रही हैं इंडस्ट्री में, जैसे
टेराफॉर्म, जिसको क्लाउड ऑटोमेशन में यूज करते हैं हम लोग, और एक सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की डिमांड आज के टाइम पे हो गई है। तो कभी किसी को लगता है कि मुझे इसमें और इन डेप्थ जाना है, तो अपने स्किल सेट में दो चीजें भी आप बाद में ऐड कर सकते हो, टेराफॉर्म और सेल स्क्रिप्टिंग। बट हाईली ये स्किल सेट होता है डेवऑप्स की प्रोफाइल पे आने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन टूल ऑलरेडी मैंने आपको ट्रेनिंग डिलीवर किया था। कहीं ना कहीं एक टूल आज और पढ़ने वाले हैं हम लोग गिट के बारे में। तो डेवऑप्स के ट्रैक पे आप चल रहे हो, उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने दो टेक्नोलॉजी को बाइंड अप कर लिया है, एक एनसीबल और गिट अभी कवर होने वाला है। उसके बाद रिमेनिंग आपको जो रिमेनिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसको बाइंड अप करना होगा, देन विल बिकम सिंगल डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। तो फाइनली इस बात से प्रूफ होता है कि डेवऑप्स कोई कोर्स का नाम नहीं है, डेवऑप्स जस्ट एक प्रोफाइल का नाम है। उस प्रोफाइल पे आने के लिए दे आर सम टेक्नोलॉजी जो आईटी कंपनी इसको यूज करती हैं, और उस आईटी कंपनी में जो मैन पावर होती है ना, उस मैन पावर को सिस्टम एडमिन ना बोल के एक डेडिकेट नाम दिया गया है डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। होने वाली ऑपरेशन सपोर्ट को जो मैन पावर देखेगी एंड टू एंड, एक ही स्किल सेट में, एक ही बंदे के अंदर, वी आर गेटिंग वर्जन सिस्टम कंट्रोल टेक्नोलॉजी, CI/CD, बिल्ड मैनेजमेंट, प्रोविजनिंग, ऑर्केस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मॉनिटरिंग। जब इस टाइप की एक्सपेक्टेशन एक सिंगल बंदे से मिल रही है, इतना मेच्योर टीम हमको मिल रहा है मार्केट से, तो फिर हम इंडिविजुअली हायरिंग करते नहीं है आज के टाइम पर, राइट। तो आईटी कंपनियों ने थोड़ा सा स्किल पर काम करने के लिए सिस्टम एडमिन की जो प्रोफाइल है ना उसको आगे मूव कर दिया है कि अब बंदा L1 L2 L3 वाला बंदा है नहीं करना। वी आर प्लानिंग एक ऐसी मैन पावर लेके आओ जिसके स्किल्स में हमारा एंड टू एंड ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये वर्ड मार्केट में क्या हुआ था, अनाउंस हुआ था, डेवऑप्स इंजीनियर। इसने कहीं ना कहीं वो प्लेस ले लिया जो पहले सिस्टम एडमिन का वर्ड था पहले। आज आप बोलते भी हो कि सर सिस्टम एडमिन की हायरिंग बहुत कम होती है इंडस्ट्री में। उसका रीजन ये भी है क्योंकि सिस्टम एडमिन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। सिस्टम एडमिन का मतलब होता है कि वो बंदा सिर्फ लिनक्स सिस्टम पर काम करेगा, सिस्टम के ऊपर कोई काम आना है तो बंदा कर देगा। लेकिन जब डिमांड करते हो टेक्नोलॉजीज की, तो सिस्टम एडमिन की स्किल्स में ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है फिर, राइट। तो दैट इज वाई वी अनाउंस समथिंग न्यू प्रोफाइल जिसमें वी आर गेटिंग हाई स्किल्स। सिस्टम एडमिन तो बंदा कम से कम होना ही चाहिए। देखो, डेडिकेटली हम उस प्रोफाइल के लिए कुछ अलग से पे नहीं कर रहे हैं आपको, वी आर पेइंग फॉर ओनली डेवऑप्स। पहले क्या था, इतने पैकेज में ओनली वी आर हायरिंग सिस्टम एडमिन। आज क्या हो पा रहा है, सेम पैकेज के अंदर सिस्टम एडमिन तो हमें कम से कम मिल ही रहा है, क्योंकि इस प्रोफाइल पे आने के लिए विदाउट सिस्टम एडमिन आप काम नहीं कर सकते। बट कंपनी डेवऑप्स का बंदा कंसीडर करेगी आपको, सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल की अलग से पे करने वाली नहीं है। तो आई होप ये मैंने आपको 10 मिनट के अंदर बेसिक एक आइडिया दे दिया है कि डेवऑप्स की प्रोफाइल में क्या क्या स्किल सेट होते हैं, इस प्रोफाइल पे क्या क्या हमको आना चाहिए, इस प्रोफाइल का मतलब क्या है, राइट। अभी मैं बात करूंगा कि इंडस्ट्री में BCS टूल अडेप्ट क्यों किया गया, क्या इसकी नीड थी। देखो, ऐसा भी कभी मत बोलना कि डेवऑप्स के आने के बाद ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी। डेवऑप्स टेक्नोलॉजी लेके नहीं आया है, टेक्नोलॉजी तो इंडिविजुअली पहले भी हम यूज करते थे, लेकिन इनकी जो मैन पावर थी ना, उसको हायरिंग करने का जो तरीका था वो सिस्टम एडमिन था हमारे पास बस। तो आज खाली क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, गिट आज के टाइम गिट मार्केट में बहुत पुराना टूल है। जेनकिंस भी डेवऑप्स टर्म से पहले अनाउंस हो चुका है मार्केट में। हाँ, कंटेनर्स एक नई टेक्नोलॉजी मान सकता हूं मैं, और एनसीबल भी एक नई टेक्नोलॉजी है। कॉन्फ़िगरेशन टूल तो पहले भी थे हमारे पास। सो आई मीन डेवऑप्स ये कहता है कि मैं कोई कोर्स का नाम नहीं हूं, मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रोफाइल हूं, राइट। तो थोड़ा स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कंपनीज ने उस प्रोफाइल को चेंज कर दिया है बस, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स इंजीनियर। तो ये आई होप समझ में आपको आया होगा जो डिस्कस किया है मैंने। अब फाइनली इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट द गिट। कंपनी कोई भी हो, डेवऑप्स पे काम करती है कि नहीं करती है, टेक्नोलॉजी की डिमांड सबको होती है। तो पहले ये फाइट करेंगे हम लोग अभी कि सर ये BCS जिस कंपनी में अवेलेबल नहीं है, अगर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी क्या डिफिकल्टी हैं कि उस कंपनी के पास BCS टूल अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे इसको बोलते क्या है हम लोग, वर्जन
कंट्रोल सिस्टम, राइट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बीसीएस मार्केट में एक टर्म्स और है, वेरिटास क्लस्टर सर्वर। तो ये वो वीसीएस नहीं है, इसका मीनिंग एकदम सेपरेट है। वो एक क्लस्टरिंग सर्विस है, प्रोवाइड बाय सीमेंटेक, वो अलग चीज है। ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम अलग चीज है बेसिकली। तो दोनों को आप आपस में रिलेट मत करना। वी आर नॉट लर्निंग वेरिटास क्लस्टर, वी आर लर्निंग वीसीएस टूल, ठीक है। बीसीएस के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि बीसीएस इट अलाउ टू मैनेज डेवलपर चेंजेस। सर डेवलपर के चेंजेस को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें अडेप्ट करनी पड़ती है। तो डेवलपर्स की लाइफ में जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपर्स दे मेक डेवलपमेंट, तो उनके लाइफ में क्या डिफिकल्टी होती है विदाउट बीसीएस, पहले वो समझा दो एक बार, देन वी विल स्टार्ट फर्दर। तो एक पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं विदाउट बीसीएस कि डेवलपर की लाइफ में क्या डिफिकल्टी आती है। जैसे सपोज करना मैं एक डेवलपर हूं, आप एक डेवलपर हो, हमें एक प्रोजेक्ट में अलाइन कर दिया गया कि आपको एक जावा का प्रोजेक्ट है कोई भी, या कोई .NET का प्रोजेक्ट है, उसमें ये डेवलपमेंट करके देना है। डे 1 से काम स्टार्ट हो गया, कुछ वर्क मुझे मिला, कुछ वर्क आपको मिला। वी आर वर्किंग ऑन सिंगल प्रोजेक्ट, बट काम को डिवाइड करके दिया गया था। मैंने 2 फाइल डेवलपमेंट की और आज मैंने अपना कोड सबमिट कर दिया, और आपने भी 2 फाइल डेवलप की, आपने कोड सबमिट कर दिया डे 1 के अंदर। डे 1 में 2 जो चेंज आए थे वो करेक्ट थे। मेरा आपका चेंजेस जब उसकी टेस्टिंग हुई, सो देयर वाज नो वल्नरेबिलिटी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, कोड प्रोडक्शन लायक हो गया, चलने लायक कोड है मेरा। डे 1 के बाद डे 2 आया, फिर से मैंने कोड चेंज किया एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट मुझे मिलती है डेली, फिर मैं कोड चेंज करता हूँ। फिर आपने कोड चेंज किया और कोड सबमिट कर दिया। कोड सबमिट किया गया, पहला फाइल वहां से हटा दिया गया, राइट। नए फाइल हमने भेज दिए उनको कि भाई देखो कोड यहाँ पहुंच चुका है, अब इसको तुम डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे क्या हुआ, 2 दिन कोड ठीक चला, 3 दिन मेरे चेंजेस ठीक थे, लेकिन 4th डे क्या हुआ, कुछ मुझसे कोड में लाइन लिखा मैंने एज पर माई नॉलेज, बट वो लाइन जो है ना, एज पर दी डिमांड गलत है वो लाइन। जब उसकी टेस्टिंग हुई तो कोड फट गया मेरा, राइट। और मुझे मेल आ गया कि लास्ट चेंज वाज नॉट स्टेबल, जो आपने लास्ट चेंज किया था वो स्टेबल नहीं है, अब कोड को रीसेट कर दो। आई मीन अपने गलत चेंजेस को कोड से निकाल दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास मुझे खुद नहीं पता कि मैंने यार आज 4th डे हमने कितनी लाइन कोड में मॉडिफाई की थी, कितने नए पेज ऐड किए थे, और कितनी एग्जिस्टिंग लाइनों में ऐड किया था हमने कुछ पैरामीटर। हमारे पास कोई रिस्टोर पॉइंट तो कोड कोई था नहीं कोड का बेसिकली। अब क्या तरीका है, हम कैसे मालूम करें कि 3rd डे, तीसरे दिन तक कोड में हमने क्या लिखा था, मेरा कोड वहां मुझे मिल जाए यार बस, और आज का जो कोड है ये मैं यहां से एकदम खत्म कर दूं, उसको निकाल दूं बाहर। 100 लाइन कोड में ऐड की गई थी, कुछ फाइल भी ऐड की कोड में, कुछ लाइनों में मॉडिफिकेशन किया गया था, बट देर इज नो रिस्टोर पॉइंट। हमें पता ही नहीं है कि कोड हमें कहाँ से कौन सी लाइन निकालनी है जो आज ऐड की थी हमने। इसका फिर तरीका क्या है, पूरा दिन आप क्या करो, फिर डे 1 से लेके दोबारा से कोड को रिव्यू करना स्टार्ट कर दो कि ये लाइन ठीक थी क्या, ये लाइन अपडेट थी प्रॉपर। तो आपने क्या किया, 4th डे जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को रिव्यू करने के लिए आपने 2 दिन स्पेंड और कर दिए फर्दर। 4th डे की मिस्टेक को एनालाइज करने के लिए आपने 2 दिन स्पेंड और कर दिए, तब जाके मालूम चला कि अच्छा ये 3 लाइन जो थी ना इसकी वजह से कोड फटा, इस 3 लाइन को निकाल देते हैं तो कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा वापस, राइट। इससे क्या हुआ, इससे सॉफ्टवेयर डिलीवरी, प्रोडक्ट जिसको बोलते हो आप लोग, वो आपकी स्लो हो गई अपने आप। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया आप लोगों ने, मैनुअल जा जाके काम करना स्टार्ट कर दिया, चीजों को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया, समथिंग लाइक स्टक। फिर आप चीजों को देखते हो, तो जितना टाइम बनाने में दिया आपने 4 दिन, उसके बाद आपने 2 दिन का जो कॉस्टिंग है ना, वो सिर्फ कोड को रिव्यू करने में दे दिया आपने, जो कोई भी कंपनी इस तरह का अलाउ नहीं करती है। प्रोडक्ट डिलीवरी 35 डेज में होना था, उसको 45 डेज लगे बेसिकली, क्योंकि 10 दिन क्या था, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है दे मेक द चेंज, व्हेन दे मेक मिस्टेक तो फिर वो चीज को रिव्यू करने में स्पेंड करते हैं टाइम। सो वी आर लुकिंग, डेवलपर की डिमांड आई कि हमारे लिए कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करके दे दो जिस टेक्नोलॉजी में कोड को एनालाइज करने का, ट्रैक करने का फंक्शंस हमको मिल जाए, ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाए हमको। ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आज हमने क्या लिखा,
कल हमने क्या लिखा, राइट? थर्ड डे हमने क्या लिखा, वी शुड हैव द रीस्टोर पॉइंट। हमारे पास चीजों को रीस्टोर करने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। वी आर लुकिंग समथिंग टेक्नोलॉजी जिसमें डेवलपर अपने कोड को रीसेट पॉइंट, रीस्टोर पॉइंट बना पाए, ट्रैक कर पाए कब किसमें किस टाइम पर किस डेट को मैंने क्या चेंज किया था। जिससे बेनिफिट क्या होगा, विद इन सेकेंड में जब मुझे लगा कि यार थर्ड डे तक कोड ठीक था, फोर्थ डे मैंने कुछ ऐसी गलती की है जैसे मेरा डेवलपमेंट क्या हो गया, सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन हो गया, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, फटाफट से जल्दी से मैं बीसीएस को बोलूं, बीसीएस मुझे वो लाइन निकाल के दिखा दो फटाफट से जो मैंने फोर्थ डे चेंज की थी इसके अंदर। तो फास्टली हमारा रिव्यू सिस्टम क्या हो गया, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। जल्दी से डेवलपर दे फाइंड आउट द प्रॉब्लम, अगेन दे मेक द चेंज, दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम और दे कैन कमिट। तो डेवलपर की लाइफ बहुत इजी हो गई। इंटरप्राइज कंपनियों में होने वाले डेवलपमेंट, एंटरप्राइज लेवल पे होने वाले डेवलपमेंट में जो रिव्यू सिस्टम का टाइम था ना, वो हमने बचाया किसके थ्रू, बीसीएस के थ्रू। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या मिला हम लोगों को कि जब बीसीएस टेक्नोलॉजी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो एक फाइट होती थी डेवलपर ने, हमने कोड में चेंज कर दिया, आपने कोड में चेंज कर दिया, आपने कोड में मिस्टेक जानबूझ की थी, आपने पता था ये लाइन गलत है लेकिन आपने कोड में चेंज कर दिया, आपके चेंज की वजह से कोड फट गया। अब मेल तो सबको लूप में आ गया कि यार आपकी टीम ने गलत किया है, बट टीम में हम किसको ब्लेम करें कि यार आपने लाइन गलत कोड में चेंज की थी। कोई ट्रैकिंग नहीं थी, यूजर बेस्ड, यूजर स्पेसिफिक ट्रैकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से जब मल्टीपल बंदे एक प्रोजेक्ट में काम करते थे तो वहां पर हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि यार किसने कोड में चेंज किया है, किसके ऊपर हम लोग क्वेरी रेज करें। कंपनी क्विट करना है आप लोगों को, आपने कोड ब्रेक कर दिया, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। आज क्या होता है लेकिन नहीं, इन पीसीएस, इन अ प्रोजेक्ट, इन अ रेपोजिटरी, जब मल्टीपल टीम काम करती है एक साथ, तो रेपोजिटरी का जो होता है मेंटेनर वो मालूम कर लेता है कि यार थर्ड डे चेंज आया था, इस चेंज का ऑनरशिप किसके पास थी, हु मेड द चेंज व्हेन, कब किस टाइम पर किसने चेंज किया। हम उस यूजर को भी ट्रैक कर सकते हैं जिसके आईडी से चेंज किया हुआ है, रेपो के अंदर ऐड हुआ है। तो यूजर स्पेसिफिक होने वाली मिस्टेक, राइट, चेंजेस को ट्रैक करना, चेंजेस को रीसेट करना, यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी डेवलपर की लाइफ में जो पहले अवेलेबल नहीं थी। सो दीज आर द बेनिफिट विच प्रोवाइड बाय बीसीएस टेक्नोलॉजी। आई होप यहां तक समझ में आपको आया होगा कि बीसीएस को डेवलपर की लाइफ में हमने क्यों अडेप्ट करके दिया। सर हमारा रोल क्या है लेकिन इसके अंदर, आप बता रहे हो कि वी आर ऑपरेशन इंजीनियर और बीसीएस को डेवलपर यूज करते हैं। एट द एंड बीसीएस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले डेवलपर ही होते हैं, लेकिन आपका काम है ऑपरेशन में बीसीएस को इम्प्लीमेंट करके देना, बीसीएस में डेली के बैकअप लेना, रेपोजिटरी साइन अप करना, यूजर को एक्सेस देना। डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो काइंड ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट आपको देनी होती है टूल के ऊपर, क्योंकि इसको 90% यूज तो डेवलपर ही करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, सेंट कोड को ट्रैक करने के लिए दे यूज दिस टेक्नोलॉजी, बट दे डोंट नो हाउ टू सेट अप बीसीएस, राइट, हाउ टू साइन अप द रेपोजिटरी। हाँ, आज के टाइम पर डेवलपर को भी ये स्किल्स आ गए हैं, लेकिन डेवऑप्स की प्रोफाइल में ये एक्सपेक्टेशन आपसे होती है इन ऑपरेशन टीम कि बीसीएस को पूरा इंप्लीमेंट करके देना, उसका पूरा मैनेजमेंट, बैकअप प्लानिंग, साइन अप प्लानिंग, सब कुछ आप करके देते हो इन डेवऑप्स प्रोफाइल। तो इस कोर्स में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा बीसीएस का ऑपरेशन, राइट, और एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी कोड कमिट करूंगा, मैं भी कोड को चेंज करूंगा और वी विल सी ट्रैकिंग कि किसने कोड चेंज किया। तो जिससे कभी इंडस्ट्री में आपको भी बीसीएस को यूज करना पड़े इन ऑपरेशन इंजीनियर, तो आप भी कर सकते हो इसको। बीसीएस के ऊपर जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर ही कोड डाल सकते हैं। सर मेरा भी अपना कोई स्क्रिप्टिंग फाइल्स हैं, मेरी भी अपनी एनसीएल की प्लेबुक्स हैं, उनमें कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो ऑपरेशन वाले बंदे भी अपने कंटेंट को रखने के लिए बीसीएस को यूज कर सकते हैं, नॉट कि नहीं डेवलपर इसको यूज करते हैं। एनी काइंड ऑफ चेंजेस, चेंजेस की जब बात आती है कि मेरा कोई फाइल है, कोई मेरी स्क्रिप्टिंग है, इसमें चेंज होते रहते हैं, चेंजेस को वी वांट ट्रैक, तो ऐसे डेटा को एवरी कंपनी दे सेंट्रलाइज ओवर द बीसीएस सर्वर, राइट। फिर भी बीसीएस का मीनिंग और आपको समझना ठीक तरीके से, तो आप लोगों ने सुना होगा इन वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में एक कंसेप्ट आया था दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन, सॉरी, स्नैपशॉट।
एक टर्म्स होता है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट वर्चुअलाइजेशन की लाइफ में अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि सर बिना स्नैपशॉट की प्रॉब्लम ये होती है, जैसे मेरे पास कोई सर्वर है, अगर ये मेरे पास एक सर्वर है और मुझे इसके ऊपर कोई पैचिंग करना है या कुछ अपडेट डालना है इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर अपडेट डाला, अपडेट की वजह से सिस्टम क्रैश कर गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो सर्वर्स का तुमने पूरा फुल क्लोन बैकअप लिया होता, 2 टेराबाइट का सर्वर था सर, अब उसका बैकअप रखना बहुत टाइम लेंदी प्रोसेस था, सर्वर करप्ट हो गया। बट वी वांट रीसेट, मैं यार अपने चेंजेस को अंडू करना चाहता हूँ, लास्ट अपडेट में जो चेंज सिस्टम में आए थे उसको मेमोरी से निकाल दो और मेरे सर्वर को प्रीवियस स्टेट में रिकवर कर दो, ये डिमांड आपकी आ गई। सो यू आर लुकिंग लॉजिकल रिस्टोर पॉइंट। स्नैपशॉट में कभी भी सिस्टम का पूरा क्लोन नहीं बनता है, स्नैपशॉट सिर्फ करता क्या, सिस्टम की मेमोरी पॉइंटर का बैकअप होता है, बस किसी स्टेट का बैकअप होता है, नॉट हार्ड बैकअप। राइट, बैकअप दो टाइप के होते हैं, एक तो लॉजिकल बैकअप विच इज कॉल्ड स्नैपशॉट, और एक होता है फुल क्लोन बैकअप जिसको हार्ड बैकअप बोलते हो। अब वो एक अलग फाइट है, आज भी स्नैपशॉट भी कई टाइप के आ गए मार्केट में, फुल स्नैपशॉट भी आते हैं, लॉजिकल भी आते रहते हैं, तो वो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन में जो काम स्नैपशॉट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, समथिंग गॉट, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई सिस्टम के ऊपर जिस प्रॉब्लम को आप अवॉइड करना चाहते हो, यू वांट स्किप कि ये चेंज को निकाल दो और मेरे सर्वर को प्रीवियस मोड में रिकवर कर दो, तो स्नैपशॉट प्रोवाइड लॉजिकल रीस्टोर पॉइंट ऑफ योर एनी मशीन। तो कहीं ना कहीं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इट प्रोवाइड रीस्टोर पॉइंट ऑफ योर डेवलपर चेंजेस, फोल्डर में रेपोजिटरी में होने वाले चेंजेस के लिए वी आर लुकिंग रीस्टोर पॉइंट लाइक द स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट वाला फीचर प्रोवाइड बाय बीसीएस टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ डेवलपर लाइफ। राइट, तो ये एक कंपेयरिंग आप कर सकते हो बीसीएस को स्नैपशॉट के साथ में। बीसीएस के तो और भी बेनिफिट होते हैं, ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैंने एक हल्का सा एग्जांपल दे दिया है कि स्नैपशॉट का जो मतलब था वही मतलब कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग इन द बीसीएस टूल। तो फाइनली ये था क्या अबाउट द बीसीएस एडवांटेज, मार्केट बीसीएस क्यों आया। फिर थोड़ा सा मैं जब इन डेप्थ बात करता हूँ थ्योरी पार्ट में, और तो बीसीएस मार्केट में दो टाइप के आते हैं हमेशा। कुछ बीसीएस टूल आते हैं जो दे वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, क्या दे वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, और कुछ टूल मार्केट में आते हैं दे वर्क्स ऑन सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। जैसे अभी दोनों में क्या डिफरेंट है ये तो मैं कुछ टाइम के बाद बात करूंगा, बट आपकी ट्रेनिंग जो हो रही है ना उसका नाम गिट है, तो गिट का जो मार्केट में जो आर्किटेक्चर है, जो लोग जानते हैं इसको, गिट इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल। क्या बोलते हैं, गिट इज एन ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। एक टूल और आपने सुना होगा काफी लोगों ने, जिसका नेम क्या है, एसबीएन। एसबीएन भी क्या अपने आप में बीसीएस का फ्लेवर है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। इसका वर्किंग ऐसा है, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। राइट, दोनों में क्या डिफरेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट में क्या फर्क है, थोड़ा सा मुझे टाइम दो अभी, क्योंकि पहले समझते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं पहले गिट के बारे में, तब मैं प्रैक्टिकल दिखा पाऊंगा। देखो ये सेंट्रलाइज का बेनिफिट है और ये डिस्ट्रीब्यूट का बेनिफिट है। राइट, ओके तो ये बात हुई क्या, पहले आर्किटेक्चर कितने टाइप के मार्केट में अवेलेबल है। सो फाइनली अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है गिट के बारे में हो रही है, क्या है अपने आप में ये, गिट इज एन open source BCS tool which works on distributed architecture। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सब मैंने कहीं नोट किया हुआ है, तो जल्दी जल्दी से मैं, कोई आपसे बोले गिट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इसके बारे में मुझे अगर बोलना है रिटन, तो मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ।
राइट, सो आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो गिट के बारे में नोट करके दिए हुए हैं आपको। क्या लिखा है इसके बारे में देखना। फिर सबसे पहले पहला पॉइंट, गिट इज आर डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम्स। काफी लोग इसको वर्जन वर्जन बोल देते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल, या बोलते हैं रिवीजन कंट्रोल सिस्टम टूल। सो बोथ आर सेम थिंग। रिवीजन का मतलब ही वर्जन ही होता है, राइट। दैट अलाउ डेवलपर टू मैनेज चेंजेस देयर फाइल। एक प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होना है या कोई फाइल राइट होनी बार बार, उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस होने रहते हैं। तो उन चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, रीसेट करने के लिए वी आर लुकिंग बीसीएस, यानी गिट कहता है मैं ये सब काम कर लेता हूँ जो आपकी डिमांड है। मेरे और भी बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट, जब बीसीएस में काम करते हैं तो एक लाइन बोल रहा है ईच चेंज इज कमिटेड विद अ लॉग मैसेज। कमिटेड का मतलब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना सुन लो। जब जब मैं इस ट्रेनिंग में कमिट नाम का वर्ड बोलूं, कमिट, देयर इज एन रीस्टोर पॉइंट। कमिट का मतलब, जैसे आप बोलते हो कि ये मेरे स्नैपशॉट होते हैं किसी मशीन का, यू बेसिकली क्रिएट स्नैपशॉट, स्नैपशॉट 1, स्नैपशॉट 2, स्नैपशॉट 3, स्नैपशॉट 4। तो हम जब रेपोजिटरी में काम करते हैं गिट के अंदर, और व्हेन वी कमिटेड, जैसे मेरा को आज का काम खत्म हो गया, मेरे चेंज खत्म हो गए, मुझे कोड भेजना है अब, तो वी हैव टू क्रिएट रीस्टोर पॉइंट। और उस रीस्टोर पॉइंट को टेक्निकल लैंग्वेज में वी कॉल कमिट आईडी। कमिट, ये मेरा कमिट पॉइंट है, इसका मतलब दिस इज योर रीस्टोर पॉइंट ऑफ योर चेंजेस। उसको रेपोजिटरी में हम लोग कमिट बोल देते हैं। तो बता रहा है कि गिट में एक बेनिफिट हो जाता है आप लोगों को, जब कोड कमिट करते हैं तो कमिट करते टाइम पर वी हैव द ऑप्शन टू पास एनी मैसेज। मैसेज देने से बेनिफिट ये हो जाता है कि एक शेयर्ड प्रोजेक्ट में 50 डेवलपर काम कर रहे थे, वो डेवलपर तुमसे बिना टॉक किए डायरेक्टली वो मालूम कर सकता है कि यार लास्ट 1 आवर पहले ये कोड में क्या चेंज हुआ था। तो हर कमिट आईडी में क्या रहता है, वर्जन में क्या रहता है, डेवलपर दे पास द मैसेज कि यार वाई यू कमिट हेयर। तो एक जस्ट काइंड ऑफ कोई भी मैसेज आप पास कर सकते हो। जब मैं कोड कमिट करूंगा गिट के अंदर, तो वहां पे मुझे कोई काइंड ऑफ रीजन, कि क्या रीजन है, इसमें क्या लिखा है आप लोगों ने, तो कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग पास करके चलते हो। मैसेज का मतलब बता रहा है कि दिस अलाउ द डेवलपर टू डिक्लेयर व्हाई द चेंज वाज मेड। ये इसका बेनिफिट बता रहा है पहला। फिर बोल रहा है कि बीसीएस के आने से, गिट के आने से बेनिफिट क्या हुआ, फाइल कैन बी रोल बैक टू एन अर्लियर वर्जन। जो मैं आपसे बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि यार ये चेंजेस माइट भी गलत हैं, मुझे इसको प्रीवियस पॉइंट पे ले जाना उठा के, तो आप एक कमांड से, सिंगल कमांड से, ये नहीं कि आप जाके मैन्युअली फाइल में से लाइन को हटाओगे, डिलीट करोगे, 2 लाइन कल 3 या 4 लाइन थी याद करोगे, नहीं। आप सिंपल क्या करो, प्रीवियस आईडी को उठाओ और एक सिंगल कमांड से अपने नए चेंजेस को रीसेट कर सकते हो। तो बता रहा है कि फाइल कैन बी रोल बैक का मतलब पुराने वर्जन पे फाइल को ले जाना है, तो बहुत ईजी हो गया। टाइम को वेस्ट किए बिना हम फाइल को रोल बैक कर सकते हैं। दिस इज यूजफुल। इसका एक फायदा और है, बोल रहा है कुछ कुछ फाइल हमसे इंसिडेंट आया, कुछ फाइल लॉस हो गई, या कोई लाइन हमसे जानबूझ के फाइल से डिलीट हो गई, वाई मिस्टेक लाइन हमसे फाइल से डिलीट हो गई है, तो बता रहा कोई टेंशन नहीं है। अगर फाइल आपकी रेपोजिटरी में होगी कमिटमेंट में, तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। समथिंग लॉस्ट, तो हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं वाया वीसीएस टूल। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि फाइल चेंजेस बिटवीन कमिट कैन बी डिस्प्ले हिस्ट्री ऑफ चेंजेस। ये सब बातें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। सो आई होप ये जितने पॉइंट हैं, कोई ऐसा नया पॉइंट है नहीं जो मैंने इसमें डिफाइन ना किया हो। तो थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट को स्किप कर दे रहा हूँ, और ये सब बातें मैं बोल चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में। ये सब बेनिफिट्स हैं गिट के बारे में जो मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया है। एक बात और बोल रहा है कि सिस्टम आल्सो रिकॉर्ड हु मेक द चेंज। जैसे भी बता रहा था मैं आपको कि एक रेपोजिटरी में 10 बंदे काम करेंगे अगर, तो वी कैन ट्रैक कि कोड में कब किसने क्या चेंज किया। जिससे हम लोग बंदे पे ब्लेम कर सकते हैं कि ये जो चेंज था आपके थ्रू हुआ था, इसका क्या रीजन है, इसे प्रूफ करके दो आप। तो इसकी वजह से कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता, जानबूझ के बंदा कोई गलती नहीं करेगा, राइट। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल या गिट, राइट। उसके बाद इस ट्रेनिंग को पढ़ने के लिए, या कोई भी बंदा बीसीएस में काम करना चाहता है या गिट में काम करना चाहता है, तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स होते हैं जो एटलीस्ट आपको पहले मालूम होना चाहिए, राइट।
क्या क्या, जैसे सबसे पहला टर्म्स, जब भी हम गिट में काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर इन डेवॉप्स प्रोफाइल, तो काफी टाइम बोला जाता है ये सर ये गिट सर्वर है, ये गिट क्लाइंट है, राइट। कनेक्शन, गिट के साथ में कनेक्शन बिल्डअप करो, राइट। कनेक्शंस का मतलब क्या होता है, ये गिट रेपोजिटरी है, ओके। गिट कमिट है, गिट ब्रांच, कभी जब भी हम टर्म्स बोलते हैं ये डेटा स्टेजिंग के अंदर पड़ा हुआ है या डेटा नॉन स्टेजिंग के अंदर रखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है। तो ये मेजर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जनरली हम लोग गिट में जब काम करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो ये 6 to 7 टर्म्स हम लोग जनरली यूज करते रहते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी से प्रैक्टिकल कराऊंगा सबके बारे में, लेकिन अभी एक एक लाइन का मीनिंग समझा दे रहा हूँ, राइट। सर्वर हम किसको बोलते हैं, गिट सर्वर का मतलब ये होता है, जैसे मैं और आप डेवलपर हैं, हमारा अपना एक लैपटॉप होगा जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन नोड, वहां बैठ के डेवलपमेंट करते रहते हैं, बट हमें डेवलपमेंट करने के बाद फिर हमें कहीं कोड सबमिट करना पड़ता है। तो हम जहां कोड सबमिट करते हैं ना, वो सर्वर के ऊपर भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड है, आई मीन उस पर गिट इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर, और हम अपने ट्रैक अपने रिकॉर्ड को उनको सबमिट करके दे रहे हैं। यानी कंपनी में जो टेस्टर बंदे बैठे हुए हैं जो मेरा कोड टेस्टिंग करते हैं बैठ के, वो हमको फोन नहीं करते कि अपना कोड पेन ड्राइव के अंदर भेज दो या जो भी है, नहीं। उन्होंने हमारे लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के दे दिया है कि यार ये हमारा सर्वर है और इसमें ये आपका अकाउंट होगा, इस अकाउंट से इस आईडी पासवर्ड से अपना कोड शाम को जब काम खत्म हो जाए तो एट द एंड अपना कोड सबमिट कर देना। तो फाइनली जो डेवलपर्स डेली लैपटॉप में काम करते हैं और काम करने के बाद जब एट द एंड काम खत्म हो जाता है, सो दे नीड टू शेयर द कोड कि क्या लिखा, बाद में कोड फर्दर बिल्ड होता है, फिर टेस्टिंग होती कोड की आगे चल के वाया मल्टीपल टूल्स। तो जिस सिस्टम पर वी आर पुशिंग द कोड, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, गिट सर्वर, राइट। आई होप समझ में आया होगा। जैसे मेरी कंपनी में ये सर्वर है सर, और ये डेवलपर के लैपटॉप होते हैं, ये डेवलपमेंट यहाँ से बैठ करते रहते हैं बैठ के, ये जावा पे काम कर रहा है, ये PHP लिख रहा है कोड के अंदर, ये .NET लिख रहा है, जो भी है, और फाइनली उनको हमने इसका दिया URL कि जब को काम खत्म हो जाए तो अपना कोड यहाँ सबमिट कर देना। तो इन सबके रेस्पेक्टिव ये सिस्टम जो बना ना, ये आपका बना गिट सर्वर, राइट। और जिस सिस्टम से बैठ के कोड लिख रहे हैं ये लोग, उस सिस्टम को बोलते हैं गिट क्लाइंट। क्या बोल देते हैं, गिट क्लाइंट। तो क्लाइंट सर्वर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नथिंग इज, जो लैपटॉप में कोड लिखा जा रहा है उसको गिट क्लाइंट बोल देते हैं, और जहां कोड को सबमिट कर देते हैं हम लोग, वहां भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसको हम बोल देते हैं सर्वर। अब ये सर्वर क्या है ना, मार्केट में दो टाइप के होते हैं, लेकिन एक होते हैं क्लाउड बेस्ड, या मैं इनको बोलता हूं कम्युनिटी बेस्ड या क्लाउड होस्टेड, और एक होते हैं कंपनी बेस्ड या यूजर स्पेसिफिक बोल दो या ऑन प्रेमिसेस बोल दो इसको, राइट। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या तो उनके पास, या इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन दे डू नॉट वांट सेटअप, वो किट सर्वर को डालना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसका लाइसेंस लेना, ये सब काम नहीं करना चाहती। दे वांट रेडीमेड, कि मुझे बस एक एक्सेस मिल जाए URL, जहां मैं रेपोजिटरी बना के डेवलपर से बोलूं कि अपना कोड यहाँ सबमिट कर देना बस। यानी आपको मालूम होगा क्लाउड के 3 मॉडल होते हैं। आज के टाइम पर हमको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने 3 मॉडल में डिवाइड कर दिया है, IS, PaaS मॉडल और SaaS मॉडल। IS पे कौन जाता है, जिनको मशीन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए। PaaS पे कौन जाता है, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा काम नहीं करना, बना हुआ प्लेटफॉर्म दे दो बस, और वी कैन रन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। कुछ कंपनी ऐसी मार्केट में जो दे आर लुकिंग ओनली सॉफ्टवेयर, कि भाई ना तो IS ले सकते हम लोग, ना प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते,
इवन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हम लोग। हमको बना हुआ सॉफ्टवेयर दे दो बस, उसको ब्राउजर से हम यूज कर पाए ओवर द इंटरनेट, जैसे गूगल ड्राइव, जीमेल सर्विस। बस इंटरनेट पे जाओ, gmail.com लिखो, जीमेल चल के आ गया। बट जीमेल को सेटअप तो किया गया बैकएंड में कहीं ना कहीं, किसी सिस्टम में डाला गया है पहले। तो उसमें आईएस स्पेस हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन गूगल की कंपनी ने कहाँ डाला, विंडोज के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, कौन सा मेल डाला उसके अंदर, एमटीए एमडीए, वो उनकी टेंशन है। हम तो बस उसको एज सॉफ्ट यूज कर पा रहे हैं। सेम गिट सर्वर का मार्केट में यही रोल है कि जो कंपनी आईएस स्पेस अपना सेटअप नहीं कर सकती गिट सर्वर, वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह गिट को परचेस कर सकते हैं। तो कुछ कम्युनिटी है, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, जैसे गिट हब, गिट लैब, बिटबकेट। ये वो कम्युनिटी है, दे आर प्रोवाइडिंग गिट सर्विस इन सैस फॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फॉर्म में। आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल चाहिए, सो दे आर प्रोवाइडिंग कि आप, ये कहते हैं कि आप बस क्या करो, हमारे अपना डोमेन है, क्लाउड होस्टेड सर्वर से वहां लॉग इन कराओ कंपनी को, अपना आईडी पासवर्ड साइन अप करो, और इंस्टॉलेशन वगैरह करने की आपको नीड नहीं है। अपना सॉफ्टवेयर बस डेवलप कर करके यू कैन राइट देयर। ठीक है। कुछ कंपनी, इंटरप्राइज कंपनी जो होती हैं, जहाँ सिक्योरिटी की बात आती है, या रेपोजिटरी ज्यादा है, इंटरप्राइज लेवल पे काम होता है, तो जिनको लगता है कि नहीं यार कम्युनिटी बेस की कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो वो अपने हार्डवेयर के अंदर अपनी मैन पावर से बोल के खुद का गिट सेटअप कर सकते हैं, जो मैं भी करके दिखाऊंगा। उसको बोलते हैं कंपनी बेस्ड। जहाँ आईएस आपका होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कंट्रोल में लेके आप लोग विंडोज सिस्टम लेके या लिनक्स सर्वर लेके उस पर गिट डालोगे, तब अपने डेवलपर्स को साइन अप देना स्टार्ट कर दोगे उसके अंदर। तो मैं दोनों ही करके आपको दिखाऊंगा। पहले कुछ प्रैक्टिकल्स में वी विल यूज कम्युनिटी बेस्ड गिट सर्वर, और देन लास्ट प्रैक्टिकल में वी विल कॉन्फ़िगर ऑन यूजर कंट्रोल, अपना कंट्रोल गिट डाल के भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो आई होप आपको मालूम चला होगा कम्युनिटी बेस का मतलब क्या है, और ऑन प्रीमिसेस कंट्रोल गिट सर्वर कौन से होते हैं। ठीक है। उसके बाद गिट क्लाइंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं खास ऐसा। गिट क्लाइंट का मतलब वो लैपटॉप, वो मशीन जहां से बैठ के हम लोग सर्वर को यूज करते हैं, अपना कोड बना के वहां डाल देते हैं ना, उसे गिट क्लाइंट बोल देते हैं। ये क्लाइंट मैक मशीन हो सकता है, विंडो सर्वर हो सकता है, ये लिनक्स सर्वर हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि डेवलपर लैपटॉप में क्या यूज करता है सर्वर से बात करने के लिए। तो वो सब क्लाइंट में आते हैं। हमारे केस में सर्वर भी हमारा होगा और क्लाइंट भी हम ही होंगे उसके अंदर। मतलब कोड हम ही खुद थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे, उसमें चेंज करेंगे, ट्रैक करेंगे, और हम ही कोड पुश करेंगे। तो दोनों रोल हम ही परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, ऑपरेशन भी और डेवलपर भी। ठीक है। कनेक्शन की बात करते हैं कि सर जो क्लाइंट होता है और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं गिट के अंदर। तो गिट दो प्रोटोकॉल देता है फॉर कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जनरली कंपनी HTTPS यूज करती हैं, बट SSH बेस्ड भी कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट ना। तो जिस डेवलपर के लैपटॉप से आप काम करोगे और अपना कोड जब पुश करोगे ना ऑन सर्वर साइड, तो बीच में कम्युनिकेशन की जब बात आती है, तो गिट में बाय डिफॉल्ट HTTPS रहता है, और SSH पे भी आप जा सकते हो, बट इंडस्ट्री कंपनी हमेशा HTTPS बेस्ड काम करती है। बट दे आर टू प्रोटोकॉल। आपको कभी पूछे इंटरव्यू में कि गिट क्लाइंट हाउ टू कम्युनिकेट गिट सर्वर, सो दे कम्युनिकेट वाया HTTPS या SSH बेस्ड ऑथेंटिकेशन। राइट। ये था आपका तीसरा टर्म्स। फोर्थ टर्म्स होता है गिट रेपोजिटरी। मैं कोर्स में काफी टाइम बोलूंगा ये आपकी रेपोजिटरी है, ये रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी मतलब कुछ भी नहीं, द काइंड ऑफ फोल्डर। क्या? डायरेक्टरी या फोल्डर विच होल्ड योर डेवलपमेंट डेटा। जिस फोल्डर में बैठ के आप लोग फाइल बनाते हो, फाइल को ट्रैक करते हो, फाइल को लॉक कर देते हो, वर्जनिंग कर देते हो फाइल की कि ये इसका वर्जन 1 हो गया, वर्जन 2 हो गया। तो वो जो फोल्डर है ना जिसमें पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है, उस फोल्डर को इन टर्म्स ऑफ गिट लैंग्वेज हम फोल्डर नहीं बोलते, वी कॉल रेपोजिटरी। राइट। उसे बोलते हैं हम लोग रेपोजिटरी। गिट में रेपोजिटरी लेकिन क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। क्या? ये गिट रेपोजिटरी दो टाइप की होती है। एक तो रिमोट रेपोजिटरी, और एक रेपोजिटरी क्या होती है, लोकल रेपोजिटरी।
राइट। रिमोट रेपोजिटरी को मैं सर्वर रेपोजिटरी बोल देता हूं, तो गलत नहीं है। और लोकल रेपोजिटरी को यू कैन कॉल क्लाइंट रेपोजिटरी। डायग्राम से बात करूं तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। जैसे ये डेवलपर है, तो ये डेवलपर लोकल मशीन में जब काम करेगा ना, तो कोई फोल्डर में तो फाइल राइट करेगा, अपने डेटा को लोकल में डेवलप करेगा, यहाँ कोई फोल्डर बिल्डअप करेगा, उसमें चेंज कोड में चेंज करेगा, उसका वर्जन क्रिएट करेगा, और फाइनली उस कोड को यहाँ सबमिट कर देगा। तो जब तक कोड सिस्टम में था, इसके में जिस फोल्डर में था वो लोकल रेपो थी, और लोकल रेपो से जब कोड सबमिट किया गया तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई मास्टर रेपो या सर्वर रेपो कॉन्फ़िगर्ड है या रिमोट रेपो कॉन्फ़िगर्ड है। तो रिमोट का मतलब होता है कि जब डेवलपर अपना कोड सबमिट कर देते हैं जिस रेपो के अंदर, सर्वर रेपो के अंदर, उसको रिमोट रेपो बोल दिया जाता है। और जब तक वो कोड लोकल लैपटॉप में राइट करते रहते हैं बैठ के, तो उसको बोलते हैं हम लोकल रेपोजिटरी। ठीक है। अब यही मतलब आता है डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर का। गिट वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूट में क्या रहता है, डेवलपर कैन वर्क ऑफलाइन। मतलब गिट कहता है कि मैं ऑफलाइन भी काम कर सकता हूं, लोकल रेपोजिटरी को 24/7 सर्वर रेपोजिटरी के साथ में कनेक्ट करने की आपको नीड नहीं है। जैसे मेरा सर्वर ऑफलाइन, सर्वर डाउन पड़ा हुआ है, या तो ऐसा मानो, या सर्वर के साथ में मेरी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन गिट में डेवलपर दे कैन वर्क स्टिल ऑफलाइन। वो अपने लोकल लैपटॉप में ही रेपोजिटरी क्लोन कर करके, और वो लोकल सर्वर के बिना भी कोड राइट कर सकते हैं। दे कैन क्रिएट रिस्टोर पॉइंट लोकली। यहां सर्वर की नीड बस कब पड़ती है, जब फाइनली कोड पुश करना होता है बस, वरना उतनी कैपेबिलिटी लोकल लैपटॉप में भी डेवलपर के पास होती है, कोड को रीसेट करने की, कोड कमिट करने की, कोड के वर्जन बनाने की। इसलिए बोला जाता है कि गिट में क्या रहता है, सर्वर के साथ में चेकआउट करके काम करने की नीड आपको नहीं पड़ती, 24/7 कनेक्टेड रहने की आपको नीड नहीं है। एक बार अपना डेटा कॉपी, लोकल कॉपी कर लो, डेवलपमेंट की फाइल सबको दे दो, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। अब सर्वर का होना बाद में ना होना मैटर नहीं करता। हाँ, जब कोड सबमिट कराओगे बाद में, तो हमें कोड पुश करने के लिए वह सर्वर की नीड पड़ेगी। सेंट्रलाइज में क्या रहता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में जो जो टूल्स आते हैं मार्केट में, उसमें डेवलपर ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। जब तक वो सर्वर की रेपोजिटरी के साथ में चेकआउट कनेक्शन को स्टेबल नहीं करते ना, तब तक ना तो वो कोड को रीसेट कर सकते, ना वो रिस्टोर पॉइंट बिल्डअप कर सकते। तो सिंपल इतना मान लो कि सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में जो टूल्स आते हैं, उसमें ओनली ऑनलाइन सिस्टम पर काम कर सकते हैं हम लोग, ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। राइट। और जो डिस्ट्रीब्यूट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में डेवलपर जो क्लाइंट होता है वो भी एक्ट एज अ सर्वर। राइट। और दे कैन वर्क ऑफलाइन। वो लोकल में रेपोजिटरी क्लोन करके फिर सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी होना मैटर नहीं करता। ऑल ऑपरेशन दे कैन परफॉर्म लोकल लैपटॉप। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर। राइट। तो बात हुई है कि रेपोजिटरी क्या होती है, रिमोट रेपोजिटरी का मतलब क्या है और लोकल रेपोजिटरी का मतलब क्या है। यहाँ एक डाउट रहता है आप लोगों का कि सर जितनी लोकल रेपोजिटरी होंगी, क्या उसके रेस्पेक्टिव उतना रिमोट होगा। हाँ, एक लोकल के रेस्पेक्टिव एक रिमोट हो सकता है, लेकिन एक रिमोट रेपोजिटरी में नंबर ऑफ लोकल रेपोजिटरी वाले बंदे काम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं शेयर्ड प्रोजेक्ट। जैसे मेरा जावा का प्रोजेक्ट है, बट उसमें 4 डेवलपर काम करते हैं बैठ के, 4 डेवलपर दे आर वर्किंग ऑन सिंगल प्रोजेक्ट। तो एक रिमोट रेपोजिटरी में 4 डेवलपर लोकल से काम करके कोड पुश कर सकते हैं अपना। कुछ मर्ज प्रॉब्लम आती हैं जो मैं आगे बात करूंगा कि शेयर्ड प्रोजेक्ट में क्या क्या फाइट आती है इंडस्ट्री में सर, वो बताएं, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन गिट अलाउ टू वर्क मल्टीपल यूजर्स इन सिंगल रेपोजिटरी। एक रेपोजिटरी में मल्टीपल टीम के बंदे एक साथ काम कर सकते हैं पैरेलली। क्या चैलेंज आते हैं वो मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आपको। राइट। तो एक क्लाइंट एक लोकल के अगेंस्ट एक रिमोट हो सकता है, चलेगा। मल्टीपल लोकल के अगेंस्ट भी एक रिमोट हो सकता है। ये माइंड आपको सेट करना है, जो प्रैक्टिकल हम भी देखें। ठीक है। तो जब भी मैं आपसे बोलूं ये लोकल रेपोजिटरी है, समझ जाना डेवलपर साइड है। जब मैं बोलूं ये सर्वर रेपोजिटरी है, समझ जाना कि ये गिटहब सर्वर साइड है बेसिकली, जहां कोड को पुश करना होता है हमें, जहां से कोड आगे प्रोसीड होता है फॉर टेस्टिंग पर्पस।
उसके बाद फिफ्थ टर्म्स आता है गेट कमिट। कमिट का मतलब होता है इट्स एन लॉजिकल रिस्टोर पॉइंट ऑफ योर चेंजेस। लॉजिकल रिस्टोर पॉइंट ऑफ योर चेंजेस। मैंने बोला था कि डेवलपर ने काम कर लिया, काम करने के बाद उसको लगता है काम हो गया, नाउ वी वांट क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, कि यहाँ तक अभी हमें जाना होगा, इसके बाद तो इसको हम लोग इस आईडी से वी कैन एक्सप्लोर। तो डेवलपर जब भी काम खत्म कर देते हैं अपना और कोड पुश करना होता है उन्हें, सो दे मेक कमिट। विदाउट कमिट के आप कोड पुश नहीं कर सकते। जब तक आप बताओगे नहीं कि कोड डन हो गया, ये इसका एक रिस्टोर पॉइंट है, देन वी कैन पुश द कोड। तो रेपोजिटरी होती है, रेपोजिटरी के अंदर कमिट होते हैं। फिर कमिट क्या है? चेंजेस की हिस्ट्री, एक चेंज की हिस्ट्री, दो चेंज की हिस्ट्री। सो इन अ सिंगल रेपोजिटरी देयर हैव मल्टीपल कमिट आईडी, देयर इज नो लिमिटेशन। जितनी बार चेंज करोगे उतना कमिट कर सकते हो, और कमिट के बेस पर हम अपने कोड को रीसेट कर सकते हैं, कमिट के बेस पर ट्रैक कर सकते हैं, कमिट के बेस पर कोड किसने चेंज किया, कोई फाइल लॉस हो गई, एक फाइल पूरे प्रोजेक्ट में कब से इन्वॉल्व हुई है, हम कमिट आईडी से ही पूरा ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है इसका। बिना कमिट आईडी के कुछ नहीं कर सकते आप, राइट? तो वो कमिट आईडी क्या होती है, कैसे बनती है, आगे प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। उसके बाद टर्म्स आता है गिट ब्रांच। ठीक है, ब्रांचिंग सिस्टम को प्रैक्टिकल समझ में ज्यादा आएगा, लेकिन सुन लो अभी। एक रेपोजिटरी में फर्दर होती ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे मेरा रेपोजिटरी अपाचे का था, वी आर डूइंग डेवलपमेंट और अपाचे सॉफ्टवेयर, बट अपाचे में भी क्या होता है सर, मेजर रिलीज आते रहते हैं, अपाचे 1.1 या 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अब एक रेपोजिटरी में मेजर रिलीज 4 हो गए अपाचे के। अब नाउ आई वांट आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर चेंजेस बेस्ड ऑन द रिलीज, राइट? अब मैं चाहता क्या हूं कि रेपोजिटरी में भी सर एक काम कर दो फर्दर, और थोड़ा सा आइसोलेशन दे दो मुझे, कि जब भी मुझे 1.0 देखना होगा ना तो उसके अलग कमिट मिल जाए, जब मुझे 2.0 देखना होगा तो उसके अलग कमिट मिलने चाहिए। क्योंकि कमिट सर एक ही कमिट चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कमिट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब ये नहीं पता पड़ेगा हमको कि 2.0 वाला कमिट कौन सा था, 1.0 वाला कौन सा था, तो चेंजेस की हिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है फिर, राइट? या किसी किसी कंपनी ने हमसे बोला कि हमें सिर्फ खाली बस अपने कोड में 1.0 वाले फीचर दे दो, बाकी सब मत दो। अब लेकिन ये कैसे अलग करेंगे हम लोग फीचर्स को फिर, कि 1.0 में जो चेंज थी खाली बस वो इनको दे दो? तो ब्रांचिंग कहता है कि मेरा काम यही है, एक रेपोजिटरी में ब्रांच बेसिकली डज आइसोलेशन बेस्ड ऑन द रिलीज या मेजर चेंजेस, राइट? तो गिट में जब भी काम होता है ना, सो वी वर्क ऑलवेज इनसाइड द ब्रांच। ब्रांच आने से मैनेजमेंट थोड़ा सा और इजी हो जाता है गिट के अंदर, राइट? इसको प्रैक्टिकल और समझेंगे, बट मैंने जैसे बोला अपाचे एक रेपोजिटरी का नाम हो गया। अब अपाचे में पहले 1.0 आया, सो वी क्रिएटेड 1.0 ब्रांच। फिर मार्केट में वी आर नाउ अनाउंसिंग 2.0, तो 2.0 के लिए वी मेक सम न्यू फीचर्स इन 2.0। तो आज भी अगर हमको 1.0 चाहिए ना, तो जल्दी से हम लोग एक ब्रांच स्विच करके ना पूरा कोड 1.0 पे देख सकते हैं अपना, कि 1.0 पे ये था, अब 2.0 में ये ऐड किया है बस। तो आज भी हमारे पास क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द रिलीज चीजें क्या है, आइसोलेट पड़ी हुई हैं। इट्स अ ब्यूटी ऑफ ब्रांच। मेजर रिलीजेस को, मेजर फीचर्स को वी कैन आइसोलेट इनसाइड अ सिंगल रेपोजिटरी। ब्रांच सिस्टम अगर गिट में नहीं होता ना, तो फिर हमको ना नई नई रेपोजिटरी बनानी पड़ती 1.0 के लिए, 1.2.0 के लिए। तो रेपोजिटरी बहुत ज्यादा हो जाती है हमारे लिए फिर प्रोडक्शन में। तो आज क्या हुआ, रेपोजिटरी एक ही है, और रेपोजिटरी में पार्टीशनिंग हो गई हमारे लिए फर्दर। जैसे मैं आपसे बोलूं हार्ड ड्राइव में अगर पार्टीशन सिस्टम अवेलेबल नहीं होता ना, तो एक हार्ड डिस्क एक ही पार्टीशन, तो प्रॉब्लम क्या आती, हम डेटा को कैटेगराइज नहीं कर पाते फिर, मूवीज का डेटा, सॉन्ग्स का डेटा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। तो पार्टीशनिंग क्या कहता है कि हार्ड डिस्क एक होगी, बट उसमें यू कैन क्रिएट मल्टीपल पार्टीशन। फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कर दो, सी ड्राइव अलग कर दिया, डी ड्राइव अलग कर दिया, तो इट्स अ ब्यूटी। लगता क्या है हमको कि हमारे पास 4 डिस्क अलग से आ गई क्या, जबकि समवेयर डिस्क एक ही है, बट लॉजिकल वी आर आइसोलेटेड थ्रू पार्टीशन।
सेम कहता है ब्रांच सिस्टम इन गिट रेपोजिटरी, जो प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। हालांकि एक ब्रांच जब गिट में हम काम करते हैं तो पूछा जाता है कि डिफॉल्ट ब्रांच क्या बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर। यस, एक मास्टर नाम की ब्रांच गिट में अगर आप बनाओगे भी नहीं तो ऑटोमेटिकली गिट रेपोजिटरी जब बनाते हैं हम लोग तो ये इसका डिफॉल्ट प्रिंसिपल है, पहली ब्रांच मास्टर नाम से अपना बन जाती है, बिना ब्रांच के आप काम नहीं कर सकते। राइट, तो ये था कि आप ब्रांच कैसे बनाएंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिकल आगे देखने वाले हैं। 7 पॉइंट है, स्टेजिंग का मतलब क्या होता है। रेपोजिटरी में ना दो डेटा की दो स्टेट होती हैं, एक स्टेजिंग फाइल, एक नॉन स्टेजिंग फाइल। स्टेजिंग का मतलब होता है जो डेटा गिट में आ चुका है, गिट ने उसके ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, गिट में डेटा की ट्रैकिंग मोड स्टार्ट हो गया है। तो जो डेटा जो गिट में ट्रैक होना स्टार्ट हो गया है उस डेटा को बोलते हैं स्टेजिंग फाइल्स। और जो डेटा फोल्डर में पड़ा हुआ है गिट के अंदर, गिट के फोल्डर में तो है लेकिन उसके ऊपर ट्रैकिंग मोड स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। ट्रैकिंग मोड स्टार्ट करने की कमांड होती है, कुछ बताऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन समझ जाना कि जो डेटा ट्रैकिंग मोड में नहीं आया वो डेटा लॉस कर दिया ना आपने, तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। फिर डेटा वही रिकवर हो सकता है, डेटा वही रीडू हो सकता है जो ट्रैकिंग मोड में था गिट के अंदर। तो ट्रैकिंग स्टेज को बोलते हैं स्टेजिंग मोड, और नॉन ट्रैक स्टेज को बोलते हैं क्या, नॉन स्टेजिंग मोड। तो बार बार ये टर्म्स में यूज करूंगा, देखो ये ट्रैकिंग फाइल है, ये नॉन ट्रैक फाइल है, तो नॉन ट्रैक का मतलब नॉन स्टेजिंग एरिया, और ट्रैक का मतलब स्टेजिंग एरिया, द डेटा जो गिट के स्टेजिंग में आ चुका है। राइट, तो ये बेनिफिट्स, ये कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स हैं, कुछ लॉजिकल टर्म्स हैं जो मैं कोर्स में बार बार यूज करने वाला हूं, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, गिट मेजर की पॉइंट। राइट, तो आज ट्रेनिंग का पहला दिन था और थोड़ा सा आपको मैंने आज इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रेनिंग के बारे में। हालांकि 2 आवर्स का कमिटमेंट हुआ है, लेकिन आज मैं कुछ थोड़ा मुझे अर्जेंसी है तो मैं आज इसको यहीं पे रोकूं क्लास को। कल से हम लोग 1.5 आवर्स या 2 आवर्स, डिपेंड करता है कितना कंटेंट बाइंड अप हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो अभी आप लोग को कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप चैट पे डाल सकते हो, टीम उसका आंसर दे रही है वैसे तो। फिर भी मैं एक बार आपकी क्वेरी देख लेता हूँ, बाकी हम कल फिर 8 बजे से इस ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। Okay, what is the example of central repository? You want to learn session? संबा शिवा राव एनसीफल सेशन का एक कोर्स बना के दिया नेटवर्क क्लाउड टीम ने, वहां पूरा सेशन पड़ा हुआ है। कुछ आई मीन रिमेनिंग सेशंस को हमने एक कोर्स दिया है बना के आप लोगों को, वहां रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पूरी। राइट, इस सेशन में भी अगर कंटिन्यू मुझे नहीं मिल पाते बंदे तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग्स देनी पड़ती हैं उसकी। तो रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग ज्वाइन करो, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहेगा उससे और इंटरेस्ट आता पढ़ाने में भी। ठीक है, काफी लोग सोचते हैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पढ़िए बाद में पढ़ सकते हैं वहां से, तो थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर मेरा भी वहां से। ये रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू आप डेली सेशन ज्वाइन करो, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, ओके, डेवऑप्स इज अ मेथडोलॉजी फेज। डेवऑप्स, हाँ, एक प्रोसेस का नाम भी बोल सकते हो आप लोग, मेथडोलॉजी अजाइल, एक अजाइल से वाटरफॉल और एक डेवऑप्स। राइट, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लाइन हो गई बट अकॉर्डिंग मी इट्स सिंपल प्रोफाइल, नथिंग इज। ठीक है, आईटी सुमित एनसीबल की तरह इसको भी मत छोड़ देना। दोबारा बोल रहा हूँ, एनसीबल के रिमेनिंग सेशन कोर्स पड़ा हुआ है, नेटवर्क क्लाउड का पोर्टल है वहां पड़ा हुआ है। राइट, ठीक है भाइयों, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे ना। थैंक यू।